आपका पुनः स्वागत है हमारे इस चैनल टोटल फिजिक्स में। मैं डॉक्टर मनीष कुमार तिवारी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कर्नाट इंजन के बारे में। कर्नाट इंजन क्या होता है, कैसे ये काम करता है और इसमें इफिशियंसी क्या होती है और इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या होता है, हम इन सभी चीजों को देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना हेडिंग जो है उसको नोट कर लेते हैं। कर्नाट इंजन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले कर्नाट इंजन होता क्या है। तो अगर इसको हम लोग पॉइंट वाइज बात करें तो कर्नाट इंजन इज अ प्योर थ्योरेटिकल इंजन। थ्योरेटिकल इंजन, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि यह प्रैक्टिकल इंजन नहीं है, यह केवल थ्योरेटिकल मीन्स पेपर और पेन पर हम लोग इसको ड्रा कर सकते हैं और इसमें इफिशियंसी को मेजर कर सकते हैं। तो अब सवाल होगा कि इस थ्योरेटिकल इंजन का करेंगे क्या जब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अब इसका सबसे बड़ा यूज क्या है कि नो एनी प्रैक्टिकल इंजन may be more efficient, ध्यान से समझिए इसको, more efficient than कर्नाट इंजन। मतलब कि यदि कोई आप प्रैक्टिकल इंजन की बात करते हो, जिसको भी आप जानते हो बना सकते हो, तो कभी भी कोई ऐसा प्रैक्टिकल इंजन नहीं बना सकते हो जिसकी इफिशियंसी कर्नाट इंजन से ज्यादा होगी। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग कर्नाट इंजन का उपयोग किसी भी इंजन की इफिशियंसी को मेजर करने में, कंपेयर करने में कर सकते हैं। अब ऐसी क्या बात है कर्नाट इंजन में कि यह केवल थ्योरेटिकल है और कोई भी इंजन इससे ज्यादा इफिशियंट नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल इंजन ज्यादा इफिशियंट नहीं हो सकता। तो उसके पीछे कारण क्या है कि कर्नाट इंजन इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट में क्या क्या है? मीन्स फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी। दूसरा पॉइंट है देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी in terms of radiation or conduction। ठीक है, तो यह है कर्नाट इंजन का बेसिक प्रॉपर्टी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो पहला मैंने डिस्कस किया कि कर्नाट इंजन एक प्योर थ्योरेटिकल इंजन है, यह प्रैक्टिकल इंजन नहीं है और इसका उपयोग हम लोग किसी भी इंजन की इफिशियंसी को कंपेयर करने में करते हैं। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे इंजन की इफिशियंसी इतना है, तो हम उसके टेम्परेचर लिमिट, हीट एनर्जी को अगर हम लोग स्टडी करें तो हम ये बता सकते हैं कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। मीन्स हम लोग अपने इस कर्नाट इंजन से उसको कंपेयर करेंगे, यदि उसकी इफिशियंसी हमारे कर्नाट इंजन से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, जो इसके बारे में बताया कि हमारे इंजन की इफिशियंसी इतना % है। ठीक है, तो कर्नाट इंजन क्या होता है कि क्यों इतनी इसकी प्रॉपर्टी अच्छी है, मतलब कि ये इसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा है। तो इसके पीछे कारण है कि यह किसी भी तरह की एनर्जी लॉस से कंप्लीटली फ्री है। मीन्स इसमें कोई एनर्जी फ्रिक्शनल लॉस नहीं होगा, कोई भी एनर्जी रेडिएशन के टर्म में लॉस नहीं करेगी, कोई भी एनर्जी कंडक्शन के टर्म में लॉस नहीं करेगी। अब नेक्स्ट है कि इसमें मेन पार्ट्स क्या है, कर्नाट इंजन के मेन पार्ट्स क्या है।
तो हम लोग उसको देखते हैं। तो उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे इसको हम लोग समझेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन हमको करके हम दिखा रहे हैं। तो कर्नाट इंजन में कुल 3 पार्ट्स होते हैं मेनली। तो एक पार्ट होगा जिसको कि आप ये देख रहे हो, ये है सोर्स, जिसका ये साइड जो हमने शेडेड किया है अभी, ये क्या है, इंसुलेटेड है। और ये सरफेस देख रहे हो, ये कंडक्टिंग है। और इसको हम लोग कहेंगे कि यह टेम्परेचर T1 पर है और यह इसका सोर्स कहलाएगा। ठीक है। दूसरा एक इंसुलेटेड स्टैंड होगा, दिस इज ए स्टैंड, और यह इंसुलेटेड होगा, मतलब कि इससे हीट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। और तीसरा एक अनदर सिस्टम होगा जिसको कि हम लोग सिंक कहेंगे। और सिंक में भी ये जो अपर पार्ट देख रहे हो, ये कंडक्टिंग टाइप का है। तो यह एक लोअर टेम्परेचर पर है। यहां पर एक हमारे पास वर्किंग सिलेंडर होगा, एक वर्किंग सिलेंडर होगा जिसकी वॉल्स जो है वह इंसुलेटेड होंगी। इसका बॉटम जो है ये आप देख रहे हो, दिस इज कंडक्टिंग टाइप। और इसमें एक पिस्टन होगा, यह पिस्टन का यह हिस्सा भी नॉन कंडक्टिंग होगा, इंसुलेटेड होगा। और साथ ही साथ यह पिस्टन जो है यह मूवेबल है, मतलब कि यह अप एंड डाउन ये मूव कर सकता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग के कंस्ट्रक्शन के पार्ट वाइज की कैसे इसको कर्नाट इंजन को समझेंगे। तो इसमें कुल 3 पार्ट होता है। पहला क्या होता है, सोर्स क्या होता है जिसको देखा जाए, तो जहां पर मैंने ये दिखाया है यह आपका क्या सोर्स है। तो सोर्स क्या होता है कि एक रिजर्वायर है। सोर्स इट इज अ हीट रिजर्वायर ऑफ infinite thermal capacity so that it can transfer any amount of energy without changing its temperature। तो इसका मतलब हुआ कि सोर्स हमारा एक रिजर्वायर है, हीट रिजर्वायर है, जिसका काम क्या है कि यह किसी भी अमाउंट की एनर्जी को यह एक्सचेंज कर सकता है सिस्टम के साथ, यह दे सकता है और उसके टेम्परेचर T1 में कोई चेंजेस नहीं होगा। दूसरा क्या है, इंसुलेटेड स्टैंड। तो ये तो नाम से स्पष्ट है कि हम लोग वर्किंग डिवाइस को इसके ऊपर रखेंगे और ये इंसुलेट करने के लिए। तीसरा है सिंक। तो सिंक क्या होता है, यह भी एक हीट रिजर्वायर है। और सिंक इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यह हीट रिजर्वायर किसी भी एनर्जी को रिसीव कर सकता है। ठीक है। तो जो एनर्जी देगा, ध्यान देना कि हमने कहा कि सोर्स क्या है, हीट रिजर्वायर है, तो सिंक भी हीट रिजर्वायर है। लेकिन इसमें फर्क क्या है कि सोर्स से आप कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी विड्रॉ कर सकते हो, ले सकते हो, लेकिन इसके टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं होगा। जबकि सिंक किसे कहेंगे, यह भी एक हीट रिजर्वायर होगा। सिंक तब कहलाएगा जब इसको हम एनर्जी दे रहे हैं। तो अगर हम इसको एनर्जी देते हैं तो इसके टेम्परेचर में फिर भी कोई चेंज नहीं होगा। तो यह हमारा सिंक हो गया। तो पहला हमने सोर्स बताया कि इट इज ए हीट रिजर्वायर ऑफ इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी सो दैट इट कैन ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। तो इसके टेम्परेचर को बिना बदले कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी दे सकता है। ठीक है, इसलिए सोर्स कहला रहा। यह क्या है कि यह भी एक हीट रिजर्वायर है जिसकी थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट है और यह कोई भी अमाउंट की एनर्जी को रिसीव कर सकता है और बिना अपने टेम्परेचर को चेंज किए। तो इसमें बस सेंटेंस में थोड़ा सा वर्ड चेंज कर देना, बाकी इसका भी डेफिनेशन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वर्किंग डिवाइस। तो वर्किंग डिवाइस क्या होती है, एक इंसुलेटेड सिलेंडर होता है जिसका कि बॉटम कंडक्टिंग होता है, बॉटम
कंडक्टिंग होता है और ये कि सभी वाल्व्स क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं। ठीक, साथ ही साथ एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन होती है और जो मूवेबल होता है। फ्रिक्शनलेस पिस्टन है जो मूवेबल है, इसका मतलब अप या डाउन ये अरेंज हो सकता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी किया वह केवल और केवल इस पूरे सिस्टम को हमने डिफाइन किया कि यह क्या है और कैसे यह काम कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग जो काम करने वाले हैं कि अब इसको हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे ऑपरेट करेंगे, इसका ऑपरेशन कैसे होगा। तो इसके लिए हम लोग कुछ एक पीवी डायग्राम ड्रा करेंगे और इस पीवी डायग्राम के माध्यम से हम लोग इसको पुनः जो है इसको दिखाएंगे अभी आपको। तो अभी हम आपको बताते हैं, देखो कैसे क्या इस पे कैसे यह ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा इसको क्लीन कर लिया जाए। फिल्म में इसमें इतना डायग्राम है कि इसको मैं पहले से बना नहीं पाया, टाइम नहीं था। तो देखो कैसे इसको ऑपरेट करना है। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग एक पीवी डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो यहां पर हमने प्रेशर एक्सिस को दिखा दिया, यहां पर हमने वॉल्यूम एक्सिस को दिखा दिया। दिस इज वॉल्यूम एक्सिस एंड दिस इज प्रेशर एक्सिस। ये वीडियो काफी लंबा होगा क्योंकि हम इसमें पूरा कवर करेंगे एक साथ। तो अब देखो पहले क्या करना है कि सबसे पहला काम क्या करना है कि इस वर्किंग सिलेंडर को हमें इसके ऊपर रख देना है, इस सोर्स के ऊपर रख देना है और इसको फ्रीली छोड़ देंगे। तो चूंकि इस सिलेंडर का जो बॉटम है वो कंडक्टिंग है और इस सोर्स का अपर पार्ट ये भी कंडक्टिंग दिख रहा है, तो दोनों आपस में कांटेक्ट में होंगे तो हीट की एनर्जी इस सोर्स से और इसका टेम्परेचर, तो जब इसको इस पर रख करके मतलब कुछ मोमेंट के लिए इसी पर रख दिया और रखने के बाद छोड़ देंगे तो यह धीरे धीरे इस टेम्परेचर T1 के इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो जब इस टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर और इस सोर्स का टेम्परेचर एक हो जाता है तो हम लोग उस समय इस सिलेंडर का जो वर्किंग डिवाइस है उसका प्रेशर और वॉल्यूम मेजर कर लेते हैं और इसको हम पॉइंट ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेट दिस प्रेशर इज P1 एंड वॉल्यूम इज V1। तो हमने क्या बताया पहले कि इस वर्किंग सिलेंडर को इसके ऊपर प्लेस कर देंगे और प्लेस करने के बाद कुछ समय छोड़ देंगे। अब समय जैसे पास करेगा तो इस वर्किंग डिवाइस का जो वर्किंग सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर इस टेम्परेचर T1 के बराबर हो जाएगा। उस दौरान इसका प्रेशर हम मेजर करेंगे जो कि P1 है और वॉल्यूम V1 है। क्लियर, इसको हमने यहां पर मेंशन कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि इस पर रखे हुए ही हम लोग क्या करते हैं कि पिस्टन को थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचते हैं। जब ऊपर की तरफ इसको पुल करेंगे तो इसका वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा और वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा तो इसके प्रेशर में कमी आएगी और यह एक्सपेंशन की प्रक्रिया है, बहुत ही स्लोली हम करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे वॉल्यूम को बढ़ता जाएगा, प्रेशर घटता जाएगा तो इसका एनर्जी टेम्परेचर घटता जाएगा। तो उस घटी हुई एनर्जी को, जो इसके डिक्रीमेंट हुआ एनर्जी में, वह उस एनर्जी को रिसीव करेगा इस सोर्स से और इस प्रकार से रिसीव करेगा कि इसके एक्सपेंशन के बावजूद, जो बहुत ही स्लोली एक्सपेंशन हो रहा है, इस एक्सपेंशन के बावजूद इस वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर T1 कांस्टेंट बना रहेगा। तो मान लेते हैं कि इसको हम लोगों ने इसका वॉल्यूम एक्सपेंड किया और इसको ले गए हम लोग वॉल्यूम V2 पर और उस दौरान इसका प्रेशर घट के हो गया P2। तो एक नया पॉइंट मिल गया जिसको कि हम B से कर रहे हैं। तो यह प्रोसेस हुआ टेम्परेचर T1 पर और इस प्रक्रिया को, इस टेम्परेचर T1 को मेंटेन करने के लिए यह वर्किंग सिलेंडर जो है इस सोर्स से H1 एनर्जी जो है रिसीव कर लेता है। ठीक है, वेरी सिंपल। इसके बाद देन हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं कि इस स्टेट बी को रीच करने के बाद, जैसे हमने ऑब्टेन किया, देन अब अपने वर्किंग सब्सटेंस को, जो सिलेंडर है, इसको इसके उठा करके स्टैंड पर प्लेस कर देते हैं, स्टैंड पर प्लेस कर देते हैं। जैसे स्टैंड पर प्लेस करेंगे, जैसे इसी के नीचे इसके ऊपर रख दिया जाए, तो चूंकि यह स्टैंड जो है इंसुलेटेड टाइप है, इंसुलेटिंग मटेरियल का है, तो इस तरह से इसको बॉटम से भी इंसुलेट कर देगा। तो मतलब हुआ ये कि अब चूंकि बॉटम इंसुलेटेड हो चुका है, साइड ऑलरेडी इंसुलेटेड है, तो अब इस अवस्था में अगर इसके पिस्टन को अप एंड डाउन करोगे, पुश या पुल करोगे, देन इसके एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि बाहर से कोई एनर्जी इसको दिया नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि स्टैंड पर रखते हैं और पुनः इसका एक्सपेंशन करते हैं। एक्सपेंशन कैसे करेंगे, तो इसको और अभी पुल करते हैं ऊपर की तरफ। तो जब पुल करेंगे तो इसका वॉल्यूम कुछ एक्सपेंड कर रहा होगा,
तो मान लेते हैं कि वॉल्यूम हो गया यहाँ पर, और यह पॉइंट C हो गया, और इसका वॉल्यूम हो गया V3, और इस समय इसका प्रेशर हो गया P3। क्लियर? क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान ये पूरा वर्किंग सब्सटेंस जो है टोटली इंसुलेटेड था, तो इस तरह से कोई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं होगा। डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरह से कह सकते हो कि A से B जो प्रोसेस था वो आइसोथर्मल था, B से C जो प्रोसेस होगा हमारा वो एडियाबेटिक टाइप का होगा। ठीक है, अब हम स्टैंड से इसको उठाते हैं, और स्टैंड से उठाने के बाद जो भी इसका प्रेशर एंड वॉल्यूम था उसको, अब देखो कितना इसको प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ाया, जबकि इसका टेम्परेचर इस T2 के बराबर हो गया था। अब इसको हम पुनः सिंक पर रखते हैं। सिंक पर रखने के बाद तो हमने क्या किया, 2 बार, जब सोर्स पर रखा था तब भी इसका एक्सपेंशन किया था, स्टैंड पर रखा था तब भी एक्सपेंशन किया था, और स्टैंड पर मैं तब तक रखा जब तक कि इसका, जब वॉल्यूम बढ़ा रहे थे प्रेशर घट रहा था तो टेम्परेचर घट रहा था, वॉल्यूम बढ़ा रहे थे प्रेशर घट रहा था तो टेम्परेचर भी घट रहा था। तो उस दौरान इसका टेम्परेचर तब तक मैं घटने दिया जबकि इसका टेम्परेचर T2 ना हो जाए, और जब T2 टेम्परेचर हो गया था तो उस समय इसका प्रेशर P3 हो चुका था, वॉल्यूम V3 हो चुका था, जिसको कि हमने पॉइंट C से यहाँ पर दिखाया हुआ है। नेक्स्ट अब क्या करते हैं कि इस वर्किंग सिलेंडर को अब हम सिंक पर प्लेस कर देते हैं। सिंक पर प्लेस करने पर चूंकि इसका टेम्परेचर T2 मेंटेन है, अब हम लोग इसका धीरे धीरे इसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं। उसके लिए क्या करेंगे, अब इस पिस्टन को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, और प्रेस करेंगे तो इसका प्रेशर अब क्या हो जाएगा, वह बढ़ने लगेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। तो यह पूरी प्रक्रिया, जब वॉल्यूम घट रहा होगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ी हुई एनर्जी इसको क्या किया, सिंक को इसने रिजेक्ट कर दिया। तो इसने सिंक को एनर्जी दिया, मान लिया जाए कि H2 दे दिया। H2 क्यों एनर्जी दिया? H2 एनर्जी देने का कारण यह था कि जब इसको मैं कंप्रेस कर रहा था, इसका वॉल्यूम कम हो रहा था, प्रेशर बढ़ रहा था, तो इसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो एनर्जी बढ़ रही थी। इस बढ़ी हुई एनर्जी को इसने अपने टेम्परेचर को T2 मेंटेन करने के लिए इस सिंक को दे दिया। तो अब इस समय इसका प्रेशर हो चुका है P4 और वॉल्यूम हो चुका है V4। ठीक है, और हमारे पास पॉइंट हो गया अब D। अब इसके बाद पुनः इसको इस सिंक से हटा करके स्टैंड पर रख दिया, और इसके प्रेशर को तब तक, मतलब पिस्टन को तब तक प्रेस करते गए जब तक कि यह अपने ओरिजिनल प्रेशर P1 को अटेन नहीं किया एट V1 टेम्परेचर, एट वॉल्यूम V1। तो इस तरह से यह प्रक्रिया जो हुई यह T2 पर हुआ। तो एक तरह से हमें एक कंप्लीट साइकिल मिल गई ABCDA। तो यहां से आप देख सकते हो कि इस प्रक्रिया में भी चूंकि यह स्टैंड पर यह परफॉर्म किया गया था D से A का, तो डेल्टा Q की वैल्यू यहां पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से A से B क्या हो गया, तो हम लोग यहां से देख सकते हैं कि A to B जो प्रोसेस है दिस इज आइसोथर्मल, B से C एडियाबेटिक, C से D आइसोथर्मल, और D से A पुनः एडियाबेटिक। तो ये पूरा का पूरा जो क्लोज पाथ है, या इसी को हम लोग कर्नाट साइकिल कहते हैं। तो ABCDA। ठीक है, अब मेरा जो काम है कि हम लोग इसमें वर्क डन को फाइंड आउट करें। मेरा काम है इसमें कि इसमें हम लोग वर्क डन को फाइंड आउट करें। तो वर्क डन कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, क्या करना होगा इसके लिए? तो वर्क डन के लिए हम लोग पार्ट वाइज पार्ट हम लोग वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। मतलब कि A से B के लिए वर्क डन कितना होगा, B से C के लिए कितना होगा, C से D के लिए कितना होगा, D से A के लिए कितना होगा। तो अब आपको यहां याद करना पड़ेगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है। तो W आइसो की वैल्यू आप पढ़े थे कि यह था RT, जिस टेम्परेचर पर आप आइसोथर्मल प्रोसेस चला रहे हो, तो RT log V2 by V1। और W एडियाबेटिक के लिए आप लिखे थे कि R अपान गामा -1 T इनिशियल माइनस T फाइनल। ये आप बताए थे इस चीज को कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो हम लोग जो है इसी चीज को पूरा इस 2 फार्मूले को यूज करेंगे और सभी प्रोसेस के लिए निकालेंगे। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना कि अब इसको हम लोग एक डायग्राम तैयार करते हैं हीट इंजन के जैसा, तो उसमें हम इसको कैसे दिखाएंगे, तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक यहां पर तो जो ऑपरेशन था पहले उसको दिखा लेते हैं। पहले पीवी डायग्राम जो हमारा था इसको शॉर्टकट में हम लोग इसको दिखा लेते हैं।
इधर प्रेशर एक्सिस, और ये हमारा साइकिल था। क्लियर? तो ये पॉइंट ए बी सी डी ए, ठीक है। तो ये हो गया। ये टेम्परेचर T1 पर था, एनर्जी H1 लिया। ये टेम्परेचर T2 पर H2 एनर्जी रिजेक्ट किया, और इसमें डेल्टा Q की वैल्यू 0 था। इसी चीज को हम लोग इस तरह से देखते हैं कि यह हमारे पास सोर्स था एट टेम्परेचर T1, एक वर्किंग डिवाइस था जो कि आउटपुट वर्क दिया W, और इसने H1 इसने हीट लिया, और H2 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है सिंक को रिजेक्ट कर दिया। तो दिस इज सिंक एट टेम्परेचर T2। तो सोर्स और सिंक क्या हीट रिजर्वायर है जिनकी थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट है, और सोर्स क्या था T1 टेम्परेचर पे एनर्जी को दे सकता है, सिंक T2 टेम्परेचर पे एनर्जी को ले रहा है। तो यहां से सोर्स से लिया H1 और सिंक को दिया H2। तो नेट वर्क डन अगर निकाला जाए इस डायग्राम से, तो द नेट वर्क डन तो दिस इज W इक्वल टू H1 माइनस H2। इसको कैसे निकाल सकते हो, कैसे निकाला गया? तो देखो एरो साइन का उपयोग करो। ये हमारा पॉइंट है हमारा सपोजिटेड। तो H1 इक्वल टू W प्लस H2, मतलब H1 जो एनर्जी दिया वो W में खर्च हुआ प्लस H2 में। तो H1 इक्वल टू W प्लस H2 मीन्स W इक्वल टू H1 माइनस H2। और हीट एनर्जी कितना लिया? एनर्जी टेकन फ्रॉम सोर्स से कितना एनर्जी लिया? तो H1 एनर्जी लिया। सोर्स से एनर्जी लिया H1। तो यहां से इफिशियंसी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो यह एक पॉइंट हमारा हो गया, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ये हमारे डेरिवेशन में यह भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो हम लोग इसको यहां पर ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, यहां से देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले WAB निकालते हैं। तो प्रोसेस AB के लिए वर्क डन कितना होगा? तो यह टेम्परेचर T1 पर हुआ, लॉग फाइनल वॉल्यूम V2 बाई V1। ध्यान दीजिए, यहां से वॉल्यूम क्या था? B पॉइंट पर V2 था, प्रेशर P2 था, यहां पर P1 प्रेशर था, वॉल्यूम V1 था। तो हमने AB के निकाल दिया। ये आइसोथर्मल प्रोसेस था। WBC की अगर बात करें तो यह क्या था? एडियाबेटिक प्रोसेस था। इसमें क्या हो जाएगा? R अपान गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, इसको नोट कर लिया। इसी तरह से WCD जो कि अगेन एक आइसोथर्मल प्रोसेस थी, जो कि टेम्परेचर T2 पर प्रोसीड किया गया था। तो यहां पर वर्क डन कितना हो जाएगा? तो फाइनल वॉल्यूम कितना? V4, और इनिशियल वॉल्यूम कितना था? V3। तो ये हमारा थर्ड नंबर हो गया। और WDA की बात करते हैं तो यह अगेन एडियाबेटिक प्रोसेस था। तो R अपान गामा माइनस 1, और इसमें इनिशियल कितना था? T2 माइनस कहां तक पहुंचा? T2 से प्रारंभ होकर के T1 वाले में पहुंच गया। तो T2 माइनस T1, ये हमारा 4 नंबर हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि नेट वर्क डन क्या होगा? तो द नेट वर्क डन तो W इज व्हाट? WAB, A से B में कितना वर्क हुआ, प्लस WBC प्लस WCD प्लस WDA। तो इन सभी को हमें, अब जो हमने इक्वेशन 1 से 4 तक निकाला, इसको हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, जरा इसको देखा जाए। तो दिस विल प्रोवाइड W इक्वल टू RT1 log V2 बाई V1। बेस E ही हम लोग यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब नहीं आएगा इस बेस का आगे। प्लस WBC कितना हो गया? तो R अपान गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, आप देख सकते हो यहां पर T1 माइनस T2। देन नेक्स्ट, तो AB हो गया, BC हो गया। WCD कितना? C से D कितना हो जाएगा? तो अगेन ये आइसोथर्मल प्रोसेस था एट टेम्परेचर T2। तो log V4 बाई V3 फाइनल अपान इनिशियल है ना। और प्लस WDA, यह क्या था? एडियाबेटिक प्रोसेस था, गामा माइनस 1, और यहां से T2 माइनस T1। अब देख सकते हो कि यहां पर हमने लिखा था T2 माइनस T1, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो कि यहां पर R अपन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1 है, यहां पर T1 माइनस T2 है, तो इससे यह कैंसिल आउट, ठीक है। साथ ही साथ
V4 की वैल्यू क्या है, V3 से कम है, देख सकते हो यहाँ ग्राफ में कि V3 यहां पर है, V4 यहां पर है, तो V4 की वैल्यू V3 से कम है, तो यहां से W को लिखेंगे, इसको तो ऐसा रखने देते हैं, RT1 log बेस E V2 बाई V1, और यहां पर जब हम V3 बाई V4 करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, तो RT2 log बेस E V3 बाई V4, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग W की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए। ओके, अब इसमें जरा देखो आप क्या बता सकते हो कि हम लोग यहां पर देखें तो जो पॉइंट A और D है एक ही एडियाबेटिक लाइन पर है, वैसे ही B और C भी एक ही एडियाबेटिक लाइन पर है ना। तो इसका मतलब कि इस पूरे पॉइंट, इस लाइन पर हम लोग इसको एक, यहां से हम बात करें तो यह जो है एक आइसोथर्मल एडियाबेटिक, तो ये फॉरवर्ड एडियाबेटिक, ये रिवर्स आइसोथर्मल रिवर्स एडियाबेटिक। ओके, तो यहां से क्या कर सकते हो कि ए और डी पॉइंट एक ही एडियाबेटिक लाइन पर है, तो एडियाबेटिक लाइन पर आप लोग क्या कहते हो कि एडियाबेटिक प्रोसेस में टीवी के पावर गामा -1 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ए पर जो टीवी पर गामा -1 की वैल्यू होगा ये डी पर होगा, वैसे जो बी पर होगा वही सी पर होगा। तो हम लोग यहां पर यूज कर लेते हैं कि सिंस ए एंड डी आर एट सेम एडियाबेटिक, ठीक, सेम एडियाबेटिक, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ए पर टेम्परेचर क्या था T1, वॉल्यूम क्या था V1, ऊपर पावर गामा -1, और डी पर क्या टेम्परेचर था T2, वॉल्यूम क्या था V4 गामा -1। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं T2 अपान T1, दिस इज इक्वल टू T2 अपान T1 इज व्हाट, V1 बाई V4 होल पावर गामा -1। तो ये हमारा 6 नंबर। सिमिलरली B and C are also on same adiabatic, यह भी एक ही एडियाबेटिक लाइन पर है, आप इसको देख सकते हो यहाँ पर कि B और C एक ही एडियाबेटिक लाइन पर है ना। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो दिस इंप्लाई दैट B पर टेम्परेचर क्या था, T1 था, वॉल्यूम क्या था V2 पावर गामा -1, और C पर क्या टेम्परेचर था T2, वॉल्यूम था V3 गामा -1। तो इसको आप क्या लिख सकते हो आप, T2 अपान T1, दिस इंप्लाई दैट T2 अपान T1 इज व्हाट, T2 अपान T1 की वैल्यू को क्या लिखोगे, T2 अपान T1 की वैल्यू को लिखोगे V2 बाई V3, T2 अपान T1 की वैल्यू V2 बाई V3, तो यहां से हो जाएगा V2 बाई V3 गामा -1, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तो फ्रॉम 6 and 7 we may have from 6 and 7 we may have, तो यहां से क्या लिख सकते हो, तो देखो 6 में क्या था आपके पास, तो V1 बाई V4 था, है ना, और यहां पर क्या है V2 बाई V3, तो दिस इंप्लाई दैट V1 बाई V4 होल पावर गामा -1, दिस इज इक्वल टू V2 बाई V3 गामा -1। तो ये पावर पहले हटा लेते हैं, और पावर हटाने के बाद इसको अरेंज कर लेते हैं कि दिस इंप्लाई दैट V1 बाई V4 इज इक्वल टू V2 बाई V3, या इसको लिख सकते हो V2 बाई V1 इज इक्वल टू V3 बाई V4, ये दोनों आपस में बराबर है। ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 8। तो देखो अभी इस इक्वेशन में V3 बाई V4 को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं V2 बाई V1, जहां भी V3 बाई V4 होगा उसको रिप्लेस कर सकते हैं V2 बाई V1 से। तो आप अपने इक्वेशन पर आ जाइए, जरा इक्वेशन नंबर 5 पर आइए, तो यहाँ पर V3 बाई V4 है, तो इसको हम लोग V2 बाई V1 से रिप्लेस कर सकते हैं ना। तो अब आगे इसको लिखेंगे तो हम लोग, तो 10 फ्रॉम इक्वेशन 5 वी हैव, तो W, और ये किसके लिए वर्क डन है, तो पूरे प्रोसेस ABCDA के लिए वर्क डन है। तो यह कितना हो जाएगा, तो RT1 log V2 बाई V1, ये तो था ही यहां पर, और माइनस RT2 log V3 बाई V4 को रिप्लेस कर देना किससे, V2 बाई V1 को। क्यों रिप्लेस कर रहे हो इसको, रिप्लेस करने का कारण क्या है, तो यहां से कि V3 बाई V4 इज इक्वल टू V2 बाई V1, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अब क्या फायदा हुआ इससे, तो W की वैल्यू हो गया RT1 माइनस T2 log V2 बाई V1,
ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर हो गया 9। तो इस तरह से हम लोग ने कार्नोट साइकिल के माध्यम से हम लोग फाइंड आउट कर लिए कि इस प्रोसेस ए बी सी डी ए में कितना वर्क डन किया जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि चूंकि टेम्परेचर T1 पर H1 एनर्जी लिया गया और W वर्क डन किया गया, तो इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? इफिशियंसी अगर बताना हो यहां पर तो आप इफिशियंसी कैसे, देखो यहां पे W क्या है, H1 माइनस S2 है, H1 S2 के फॉर्म में, और सोर्स H1 एनर्जी लिया जाता है। तो इफिशियंसी कैसे बताओगे कि W वर्क होता है जब एनर्जी H1 लेते हैं, तो W वर्क होता है H1 एनर्जी पर, तो यूनिट एनर्जी पर कितना वर्क डन होगा, तो W बाई H1, दिस इज द इफिशियंसी। तो हम लोग ने W की वैल्यू को यहां से निकाल लिया है। अब जरा समझिए कि जब प्रोसेस ए बी लिया था, W ए से बी लिया था, तो यह प्रोसेस क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस था। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वही हीट एनर्जी हो जाती है, मतलब जो हीट एनर्जी आप दिए थे वह टोटल वर्क डन बदल गया। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप फर्स्ट आप थर्मोडायनेमिक्स से समझे हुए, ऐसे जानते हो पहले से आप कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यह वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, वही वर्क डन हो गया। तो जो एनर्जी दिए थे वही वर्क डन, वर्क डन मीन्स एनर्जी। तो डब्ल्यू ए बी मतलब कि यह हो गया H1 और यह वैल्यू कितना हो गया, तो यह हो जाएगा RT1 log V2 बाई V1। यही ना कि कितना हीट एनर्जी लिए हो T1 टेम्परेचर पर H1, और वही H1 ही क्या वर्क डन है। ठीक है, तो आपको H1 मिल गया, मतलब H1 मिल गया कितना एनर्जी लिए थे। तो हियर H1 इज अमाउंट ऑफ एनर्जी टेकन फ्रॉम सोर्स एट टेम्परेचर T1। क्लियर? तो इस तरह से इफिशियंसी कैसे निकालोगे, तो इफिशियंसी की वैल्यू होती है W अपॉन H1, मतलब वर्क डन अपॉन हीट टेकन फ्रॉम, तो वर्क डन अपॉन एनर्जी टेकन फ्रॉम सोर्स। ठीक है, तो इफिशियंसी को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि कितना वर्क डन किया गया पर यूनिट एनर्जी टेकन फ्रॉम सोर्स। तो हमारे पास W की वैल्यू हो गया यहां पर, तो हम लोग दो तरह से निकाले हैं। तो एक तो H1S2 के टर्म में निकाले थे, जैसे यहां पर दिखाया हमने। तो इसके हिसाब से इफिशियंसी क्या हो जाएगी, W बाई H1 मीन्स क्या, H1 माइनस S2 बाई H1। ठीक, तो हम लोग इसको यहां पर इसको मेंशन करेंगे। तो दस इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, तो दिस इज इक्वल टू W बाई H1, सिंस W इज इक्वल टू H1 माइनस S2। हम लोग पहले डायग्राम से देखते हैं। तो इफिशियंसी की वैल्यू क्या हो गया, तो H1 माइनस H2 बाई H1 एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस H2 बाई H1। इसको हम लोग याद रखेंगे इक्वेशन नंबर 10। ठीक, ऑल्सो वी हैव, अभी हम लोग और भी एक तरीका से कैलकुलेट किया है, और वह क्या है, T1 माइनस T2 अपॉन T1 माइनस T2 इंटू log E V2 बाई V1, एंड H1 की वैल्यू हम लोगों ने पुनः इसको निकाला है टेम्परेचर के टर्म में, RT1 log V2 बाई V1 बेस E। तो दिस इंप्लाई दैट नाउ इफिशियंसी इज व्हाट, तो RT1 माइनस T2 इंटू log V2 बाई V1 बेस E अपॉन RT1 log V2 बाई V1 बेस E। ठीक है, ये हो गया। तो इससे क्या होगा, R से R कैंसिल, इससे यह कैंसिल, T1 माइनस T2, तो क्या बचा यहां पर, T1 माइनस T2 बाई T1। तो इस प्रकार से अब हम लोग यहां पर देखते हैं नेक्स्ट। तो इफिशियंसी क्या आ गया, तो दिस इंप्लाई दैट ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। तो यहां पर 11 नंबर हो गया। यह इफिशियंसी मैंने टेम्परेचर के टर्म में निकाल लिया। तो हम लोग क्या जानते हैं, सिंस, तो फ्रॉम या सिंस न लिख करके फ्रॉम इक्वेशन 10 एंड 11 व्हाट वी कंक्लूड, वी मे हैव
तो इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस H2 बाई H1 या 1 माइनस T2 बाई T1। तो यहां से यह भी आप बता सकते हो, ड्रा कर सकते हो, दिस इंप्लाई दैट H2 बाई H1 इज इक्वल टू T2 बाई T1 या दिस इंप्लाई दैट T1 बाई H1, सॉरी ये भी है, T1 बाई H1 भी हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको मोर जनरल फॉर्म में लिखेंगे कि H1 अपान T1 इज इक्वल टू H2 अपान T2, दिस इज कांस्टेंट। तो हम लोग यहां से यह बता सकते हैं कि H बाई T की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। H बाई T की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इफिशियंसी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया कार्नोट इंजन के लिए, ठीक। तो हमने इसको क्या समराइज किया कि अच्छा, एक समराइज ये किया हमने यहां पर कि एफिशिएंसी 1 माइनस H2 बाई H1 होगा हीट एनर्जी के टर्म में, और टेम्परेचर के टर्म में 1 माइनस T2 बाई T1 होगा। ध्यान रखना यहां पर टेम्परेचर को हम लोग हमेशा केल्विन में यूज करेंगे, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में भी दिया गया तो केल्विन में यूज कन्वर्ट करके तब यूज करेंगे। H2 और H1 जो है हीट एनर्जी है कैलोरी के फॉर्म में, क्लियर। अब इसके बाद ध्यान देना कि अभी तक हम लोगों ने जो निकाला एनर्जी की वैल्यू, वह प्रोसेस के माध्यम से निकाला और दूसरा इस डायग्राम के माध्यम से निकाला। एक तीसरा टेक्निक भी है वर्क डन को फाइंड आउट करने के लिए। वह क्या होता है कि जो वर्क डन होगा वह एरिया ऑफ ABCDE के बराबर होगा, मतलब कि जो ये लूप की एरिया होगी वही वर्क डन होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको भी इस तरीके से भी हम लोग वर्क डन को फाइंड आउट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि एरिया ऑफ ABCDA इज द वर्क डन। अब इसको कैसे, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं इसी में अंत में। तो हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है, हम लोग अब इसको आगे देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि एक इसको ड्रा कर लिया जाए पहले और इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यह हो गया हमारा वॉल्यूम एक्सिस, ये हो गया मेरा प्रेशर एक्सिस, ठीक। यह हमारा कार्नोट साइकिल हो गया, दिस इज कार्नोट साइकिल। तो ये टेम्परेचर T1 पर H1 एनर्जी लिया, यह पॉइंट B है, यह A है, यह C है और यह D है। तो हम लोग इसको एक लाइन से मिला देते हैं। तो यहां पर क्या है, इसको मिला लेते हैं, इसको मिला लेते हैं और इसको मिला लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग एरिया वाइज बात करने जा रहे हैं। तो AB प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, तो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ, इस AB प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, तो इस कर्व के अंदर का एरिया, मतलब कि AB और इसको हम लोग नाम दे दें कि EFGH ऐसे नाम दे दिया, ठीक है। तो यह WAB कितना हो गया, तो एरिया ऑफ ABGEA, तो ABGEA यह हो गया। ऐसे ही WBC की वैल्यू हम निकालें अगर WB से C के लिए, तो इसको क्या बता सकते हो कि BC के लिए क्या होगा वर्क डन, तो BC के लिए वर्क डन आप कहोगे कि वह कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ BCHGB, यह इस प्रोसेस में वर्क डन होता है। इस कर्व के अंदर का एरिया ले लिया, मतलब हम लोग ये वाला एरिया ले लिए, ठीक है। और AB के लिए मैंने ये एरिया लिया था इतना, ठीक। अब WCD, C से D के लिए प्रोसेस के लिए, तो हमें क्या बताना पड़ेगा, एरिया ऑफ CDFHC, C से प्रारंभ किया, CDFHC, ठीक है। और लास्ट जो है WDA, तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप, तो एरिया ऑफ DAEFD, ठीक है। तो ये हमने एरिया वाइज निकाल लिया। अब देखो क्या करना है कि यदि आप WABCDA चाहते हो, तो WABCD को अगर निकालते हैं, ABCDA निकालना चाहते हो, ठीक है। तो देखो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको आप क्या लिखोगे, WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस WDA, ऐसे लिखोगे आप, क्लियर। तो अभी आप लोगों ने इसके पहले देखा था कि हमने वो यही लाइन पहले भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक। अब देखो यहां पर क्या करना है,
कि चूंकि ए बी और बी सी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सी डी और डी ए रिवर्स डायरेक्शन, मतलब ए से बी में एक्सपेंशन हो रहा है, सी से डी में कंप्रेशन हो रहा है, बी से सी में एक्सपेंशन एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, डी से ए में एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है। तो हम लोग एक्सपेंशन और कंप्रेशन को शो करने के लिए निगेटिव साइन ले लिए थे पहले वाले केस में, आ गया था साइन। यहां पर क्या है कि अगर इसका एरिया निकालना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, देखो क्या करना पड़ेगा। तो पहले आप ये एरिया पूरा कंसीडर करोगे, देन पूरा ये एरिया कंसीडर कर लिया, मतलब देखो एरिया क्या है, ए बी जी ई ए और प्लस एरिया ऑफ जी बी सी एच जी, ये निकाल लिए। अब इस एरिया में से क्या माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें आप कहोगे कि सी डी एफ एच माइनस कर दीजिए और ये वाला लाइन माइनस कर दीजिए। तो मतलब कि ये एरिया और ये एरिया को अगर माइनस कर दें तो हमें ये एरिया मिलेगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। तो आप क्या लिखोगे कि डब्ल्यू वर्क कितना हो जाएगा इसमें, तो एरिया ऑफ ए बी जी ई ए फॉरवर्ड का है, एरिया ऑफ बी सी एच जी बी माइनस एरिया ऑफ सी डी एफ एच सी और माइनस एरिया ऑफ डी ए ई एफ डी। और जब इसको माइनस कर लोगे तो आपको डब्ल्यू ए बी सी डी ही मिलेगा यहां पर, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो इस तरह से यहां से हम लोग प्रूफ कर दिए, दो चीजें को प्रूफ किया कि जो ए वर्क डन होगा वह इस लूप के अंदर का जो एरिया होगा उसी के बराबर होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फाइनली क्या क्या कंक्लूड किया। तो पहला कंक्लूजन यह था कि कार्नोट इंजन जो है एक थ्योरेटिकल इंजन है, दिस इज अ थ्योरेटिकल इंजन। ठीक है, दूसरा क्या किया, इट इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स, फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। तीसरा क्या है कि इफिशियंसी की वैल्यू हमने पाया 1 माइनस H2 बाई H1 इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। तो आप इफिशियंसी को फाइंड आउट कर सकते हो एनर्जी के फॉर्म में भी, टेम्परेचर के फॉर्म में। जब परसेंटाइल निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या किए कि W जो होता है वर्क डन कितना होता है, एरिया ऑफ साइकिल ए बी सी डी ए, मतलब कार्नोट साइकिल, एरिया ऑफ कार्नोट साइकिल। तो इस तरह से हमारा यह फाइंडिंग है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है कि मान लीजिए इस एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं इसी पर। सपोज कि किसी ने कहा कि हमारा इंजन जो है वह 400 केल्विन एंड 100 केल्विन के बीच में काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोर्स का टेम्परेचर 400 केल्विन है और सिंक का टेम्परेचर 100 केल्विन है। ठीक है, तो अब यहां से इफिशियंसी, उस इंजन की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, तो कार्नोट के हिसाब से T2 बाई T1 मीन्स 100 बाई 400, वो केल्विन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहां पर 1 माइनस 1 बाई 4 या 3 बाई 4। ठीक है, तो इसी को परसेंटेज में करने के लिए 3 बाई 4 इंटू 100 कर देंगे, तो ये 25 मतलब 75%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने जो इंजन जिसकी हम बात कर रहे हैं यहां पर, जो 400 और 100 केल्विन टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है, उसकी इफिशियंसी 75% होगी। मतलब कि हमने कंपेयर किया कि कार्नोट इंजन होता तो उसकी इफिशियंसी 75% होगा। मतलब कि ये हुआ कि यदि 400 और 100 केल्विन के बीच में वो इंजन काम कर रहा है तो उसकी मैक्सिमम इफिशियंसी 75% होगी। अर्थात जो भी एनर्जी लिया, मतलब कि अगर 100 जूल एनर्जी लिया तो 75 जूल के बराबर वर्क डन होगा, 25 जूल की एनर्जी वेस्ट कर जाएगी। ठीक है, अब ये थ्योरेटिकल मॉडल के हिसाब से मैंने इफिशियंसी निकाला। जब प्रैक्टिकली कोई इंजन बनाएंगे तो उसकी भी इफिशियंसी इसी टेम्परेचर लिमिट के लिए कभी भी किसी भी कीमत पर इस इफिशियंसी से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो यही मेन फाइंडिंग है इस कार्नोट हीट इंजन की। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्नोट थ्योरम और रेफ्रिजरेटर की, और देन उसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही।